दोस्तों, ये कहानी है भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए निदाहास ट्रॉफी के उस सांस रोक देने वाले फाइनल मुकाबले की, जब 99% जीत चुकी बांग्लादेशी टीम को रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हराकर बांग्लादेशी नागों का फन उठने से पहले ही कुचल दिया था। ये कहानी है साल 2018 की, जब निदाहास ट्रॉफी शुरू होने से पहले बांग्लादेश की हर सड़क और गली मोहल्ले में भारतीय टीम की आन बान शान और करोड़ों हिंदुस्तानियों का गुरूर महेंद्र सिंह धोनी का ऐसा पोस्टर लगाया गया था, जिस पोस्टर में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद महेंद्र सिंह धोनी के कटे सर को हाथ में पकड़कर जश्न मनाते हुए 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान कर रहे थे। ये कहानी है निदाहास ट्रॉफी के शुरू होने से पहले की, जब महेंद्र सिंह धोनी के इस पोस्टर के साथ साथ बांग्लादेश की हर सड़क, गली मोहल्ले और नुक्कड़ चौराहे पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के ऐसे पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें भारतीय टीम के मान सम्मान और स्वाभिमान कहे जाने वाले इन महान खिलाड़ियों के आधे सिर पर बाल थे और आधा सर गंजा, और भारत के इन महान खिलाड़ियों के सर को गंजा कर रहे थे बांग्लादेश के खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, हाथों में उस्तरा लेकर। इतना ही नहीं, भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े फैन सुधीर कुमार को भला कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही क्रिकेट के लिए समर्पित कर दी थी। जी हां, जो सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े फैन थे, जिनके लिए सचिन तेंदुलकर पूरी दुनिया में जब भी कहीं भारतीय क्रिकेट टीम मैच खेलने जाती थी तो सचिन उनके आने जाने का खर्च और मैच पास की व्यवस्था अपनी तरफ से करते थे। उसी सुधीर कुमार को 2015 में जब भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही थी, तब बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों के इशारे पर सुधीर कुमार को बांग्लादेश में ही जमकर पीटा था। 2007 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से मिली हार का जख्म हर भारतीय भूलने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन उन जख्मों के भरने से पहले बांग्लादेशियों ने जो इस तरह से कायराना हरकत की है, उनकी हर हरकत को देखकर भारत का बच्चा बच्चा और खेतों में काम करने वाला किसान और सरहद पर तैनात जवान के साथ साथ राजनीतिक मैदान से लेकर क्रिकेट के मैदान तक हर कोई बांग्लादेश के इस कायराना हरकत से बांग्लादेशियों से बदला लेने के लिए सोच रहा था। अब सोचिए, जिस हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के जुल्मों सितम से बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए सन 1971 की जंग लड़ी पाकिस्तान से, और इस जंग में हजारों भारतीय सैनिक शहीद हुए, जो हिंदुस्तान बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया और बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्मों सितम से आजाद करवा कर ही छोड़ा, उसी बांग्लादेश ने हिंदुस्तान की आन बान शान महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों, जिनके सम्मान में पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के तमाम देश के खिलाड़ी सर झुकाए खड़े रहते हैं, उन खिलाड़ियों का अपमान करके हिंदुस्तान के सीने में ऐसे जख्म दिए जो जख्म पाकिस्तान भी नहीं दे पाया। तो इस जख्म को भला कोई हिंदुस्तानी कैसे भूल सकता है। बांग्लादेश ने क्रिकेट के मंच पर भारतीय खिलाड़ियों का अपमान किया था, इसलिए भारतीय टीम के उस दौर के नए नवेले कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ साथ संपूर्ण बांग्लादेश को क्रिकेट के बड़े मंच के जरिए ही क्रिकेट मैदान पर धूल चटाकर अपने अपमान के साथ साथ भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ियों के अपमान और भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे बड़े प्रशंसक सुधीर के साथ की गई मारपीट का बदला लेने के लिए बेताब थे। और वो घड़ी आ भी गई जब 18 मार्च 2018 को भारत और बांग्लादेश का आमना सामना होना था निदाहास ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में। और इसी दिन बांग्लादेशियों के द्वारा दिए गए तमाम जख्मों का हिसाब लेने का समय भी आ गया था। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और बांग्लादेश के कप्तान साकिबुल हसन टॉस के लिए मैदान पर जाते हैं। टॉस उछाला जाता है और टॉस जीतकर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस हारकर बांग्लादेश की तरफ से मैदान पर ओपन करने आए बांग्लादेश के विस्फोटक बल्लेबाज तमीम इकबाल और लिटन दास ने पहले ही ओवर में भारतीय गेंदबाजों पर करारा प्रहार करना आरंभ कर दिया, जिसकी बदौलत सिर्फ 3 ही ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 30 रनों तक पहुंच चुका था। जिस तरह से बांग्लादेश के ये दोनों ओपनर बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर ये दोनों बांग्लादेशी बल्लेबाज 2 से 4 ओवर तक और मैदान पर रुक गए तो निश्चित ही बांग्लादेश एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से पारी का चौथा ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर, और सुंदर ने अपनी पहली गेंद पर खतरनाक दिख रहे लिटन दास को सुरेश रैना के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। लिटन दास के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया शब्बीर रहमान। इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से पारी का चौथा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए चतुर चालाक
चहल, और चहल के ओवर की तीसरी गेंद पर तमीम इकबाल ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद आसमान की ऊंचाइयों को चूमती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी, लेकिन बाउंड्री लाइन पर मौजूद शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन कैच लेकर बांग्लादेश के खतरनाक बल्लेबाज तमीम इकबाल को पवेलियन का रास्ता दिखाया। तमीम इकबाल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सौम्य सरकार, और सौम्य सरकार को युजवेंद्र चहल ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर शिखर धवन के हाथों कैच आउट कराकर चहल ने सौम्य सरकार की सरकार गिराकर अपने इस ओवर में बांग्लादेश को 2 बैक टू बैक झटके देकर बांग्लादेश को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। सौम्य सरकार के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महमूदुल्लाह। सौम्य सरकार जब आउट हुआ उस समय बांग्लादेश का स्कोर था 34 रन। महज 4 रनों के अंदर बांग्लादेश के 3 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद भारतीय टीम सोच रही थी कि अब यहां से बांग्लादेश को 100 या 120 रनों पर ऑल आउट कर ले जाएंगे, लेकिन उनकी सोच पर पलटवार किया महमूदुल्लाह और शब्बीर रहमान ने। जी हां, दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में संभलकर और उसके बाद खास करके शब्बीर रहमान भारतीय गेंदबाजों पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ा और भारतीय गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए न सिर्फ बांग्लादेश की पारी को संभाल कर बल्कि महमूदुल्लाह के साथ 82 रनों की पार्टनरशिप करके बांग्लादेश के स्कोर को 120 रनों के करीब पहुंचा दिया। सिर्फ 34 रनों पर 3 विकेट गिर जाने के बाद जिस तरीके से महमूदुल्लाह और शब्बीर रहमान ने भारतीय टीम के गेंदबाजों पर पलटवार किया, उसे देखकर अब ऐसा लगने लगा कि अगर जल्द से जल्द इन दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी को तोड़ा न गया तो बांग्लादेश इस मुकाबले में भारतीय टीम के सामने 200 से भी ऊपर रनों का लक्ष्य रख देगा। इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से पारी का 15वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर ने अपनी गेंद पर महमूदुल्लाह को रन आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश की इस खतरनाक जोड़ी का अंत करके भारतीय टीम और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को राहत की सांस दिलाई। महमूदुल्लाह के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेश की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया बांग्लादेश का कप्तान शाकिबुल हसन, लेकिन विकेट गिर जाने के बाद भी शब्बीर रहमान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक तरफ से लगातार किसी भूखे आदमखोर शेर की तरह भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण करते हुए पहले अपना अर्धशतक पूरा किया, उसके बाद तेजी के साथ अपने शतक की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जब बांग्लादेश का स्कोर 17 ओवर की समाप्ति के बाद 150 रन था, तब इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर गेंदबाजी करने आए जयदेव उनादकट ने शब्बीर रहमान को बोल्ड करके उस बांग्लादेशी तूफान की पारी का अंत किया जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के तूफान में भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहा था। शब्बीर रहमान ने आउट होने से पहले 46 गेंदों पर 77 रनों की तूफानी पारी खेली थी। शब्बीर रहमान के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से पारी का 18वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर ने शाकिबुल हसन को अपनी गेंद पर रन आउट करके बांग्लादेश को 5वां झटका दिया। बैक टू बैक शब्बीर रहमान और उसके बाद शाकिबुल हसन को आउट करने के बाद अब भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी कर ली और बांग्लादेशी बल्लेबाजों को अपनी 16 गेंदों पर सिर्फ 17 रन बनाने का मौका ही दिया, जिसकी बदौलत बांग्लादेश ने इस मुकाबले में भारतीय टीम के सामने निर्धारित 20 ओवरों में 167 रनों का लक्ष्य दिया। 167 रनों का लक्ष्य देखने में उस टीम के लिए बड़ा नहीं था जिस टीम में हिटमैन रोहित शर्मा, शिखर धवन और सुरेश रैना जैसे दिग्गज खिलाड़ी हों, लेकिन ऐसा सोचने वाले शायद ये भूल चुके थे कि बांग्लादेश टीम में मुस्तफिजुर रहमान, शाकिबुल हसन, रुबेल हुसैन जैसे गेंदबाज भी थे जिनके सामने भारतीय टीम के बड़े से बड़े बल्लेबाज पिछले कई सालों से बल्लेबाजी करने के दौरान संघर्ष करते हुए एक एक बाउंड्री के लिए मोहताज हो रहे थे। और खास करके रोहित शर्मा और शिखर धवन तो पिछले कई सालों से बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले पिछले कई मुकाबलों में ढंग से दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए थे, लेकिन वो तो शुक्र मानो कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा होते थे जिसकी वजह से भारतीय टीम की लाज बच जाती थी। लेकिन आज ना तो महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम का हिस्सा थे और ना ही विराट कोहली। ऐसे में विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की अनुपस्थिति में इस मैच में भारतीय टीम की नैया को पार करने की पूरी जिम्मेदारी थी भारतीय टीम के नए नवेले कप्तान रोहित शर्मा पर। ऐसे में रोहित शर्मा को आज बांग्लादेश के खिलाफ इस मुकाबले में एहसान फरामोश बांग्लादेशियों के द्वारा दिए गए उन तमाम जख्मों का बदला लेना था जिन बांग्लादेशियों ने महेंद्र सिंह धोनी के कटे सर का और भारतीय टीम की आन बान शान विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन के साथ अन्य खिलाड़ियों के आधे गंजे सर का पोस्टर लगाकर भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ करोड़ों भारतीय का अपमान किया था। ऐसे हालात में भारतीय टीम की तरफ से अपने मन में बांग्लादेशी नागों के फन कुचलने की मंशा के साथ बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा और उनके साथ शिखर धवन।
तो वहीं बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करता है बांग्लादेशी कप्तान शाकिबुल हसन। और हसन के इस ओवर में चौथी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने चौका लगाकर पारी का आगाज किया। लेकिन जब शाकिबुल हसन के इस ओवर में चौका लगने के बाद भी सिर्फ 5 ही रन बने, तब उसे देखकर बांग्लादेशी कप्तान शाकिबुल हसन ये सोचकर गेंदबाजी अपनी टीम के सबसे चतुर चालाक गेंदबाज मेहंदी हसन मिराज के हाथों में थमाई कि शायद रोहित शर्मा को आज इस मुकाबले में स्पिन गेंदबाजी खेलने में तकलीफ हो रही है, और अगर रोहित शर्मा स्पिन गेंदबाजी के गेंद पर आउट हो गया तो बाकी आने वाले बल्लेबाजों में सुरेश रैना को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज इतना अनुभवी नहीं है जो हमारे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और रुबैल हसन का सामना कर ले जाएगा। लेकिन ऐसा सोचने वाले बांग्लादेशी कप्तान को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज रोहित शर्मा बांग्लादेशियों के द्वारा किए गए अपमान की ज्वाला में धधक कर पूरी बांग्लादेशी टीम पर तबाही बनकर टूटने वाले हैं। और जब मेहंदी हसन ने अपने कोटे के पहले और टीम के दूसरे ओवर की पहली गेंद डाली तो उस गेंद पर भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने ऐसा विकराल प्रहार किया कि गेंद हिटमैन के बैट पर लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों का घमंड तोड़ते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। मेहंदी हसन की पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद रोहित शर्मा ने मेहंदी की दूसरी गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में खेलकर बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर उस भीषण रण का आगाज कर दिया जिसकी कल्पना बांग्लादेशियों ने नहीं की थी। मेहंदी हसन ने अभी तक अपने इस ओवर में 2 गेंदें डाली थी और इन दोनों गेंदों पर एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर रोहित शर्मा ने पूरे बांग्लादेश को यह संदेश दे दिया कि बेटा आज तुम्हारी खैर नहीं। अपनी 2 गेंद पर 2 बाउंड्री खाने के बाद मेहंदी हसन ने तीसरी गेंद रोहित शर्मा को आगे डाली, जिस पर रोहित शर्मा ने कदमों का इस्तेमाल करके ऐसा वज्र की तरह करारा प्रहार किया कि गेंद रोहित शर्मा के बैट पर लगने के बाद बांग्लादेशियों के अहंकार को तोड़ती हुई सीधे आसमान की ऊंचाइयों को चूमती हुई दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। रोहित शर्मा ने मेहंदी हसन के इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 1 चौके के साथ कुल 17 रन ठोककर भारतीय टीम के स्कोर को 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रनों पर पहुंचा दिया। बांग्लादेश की तरफ से पारी का तीसरा ओवर एक बार फिर लेकर आता है बांग्लादेशी कप्तान शाकिबुल हसन, और शाकिबुल हसन के सामने इस बार थे अपने गब्बर यानी कि शिखर धवन। अब रोहित शर्मा को इस तरीके से प्रहार करता देख शिखर धवन कहां पीछे रहने वाले हैं, और शिखर धवन ने भी शाकिबुल हसन की पहली गेंद पर चौका तो वहीं दूसरी गेंद पर ऑन साइड के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर रोहित शर्मा को यह संदेश दे दिया कि हिटमैन भैया कि अगर तुम ही हो तो क्या तुम ही हो, और अगर हम ही हैं तो क्या हम हैं। शिखर धवन ने शाकिबुल हसन की पहली और दूसरी गेंद पर बाउंड्री लगाने के बाद तीसरी गेंद को भी बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने की मंशा के साथ कदमों का इस्तेमाल करके उस पर प्रहार किया, लेकिन गेंद उनके बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे कवर पर खड़े बांग्लादेशी फील्डर के हाथों में जा समाई। इस तरीके से 32 रनों के निजी स्कोर पर शिखर धवन 5 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना, तो वहीं बांग्लादेश की तरफ से पारी का चौथा ओवर लेकर आए रूबल हुसैन, और रूबल हुसैन की पहली गेंद पर सुरेश रैना विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। सुरेश रैना के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल। शुरुआत के सिर्फ 15 गेंद पर रोहित शर्मा और शिखर धवन ने जिस तरीके से 32 रन ठोक दिया था, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों बल्लेबाज अगर जो कुछ देर तक मैदान पर रुक गए तो भारतीय टीम ये मुकाबला 10 से 12 ओवरों तक ही जीत जाएगी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बांग्लादेशी गेंदबाजों ने पहले शिखर धवन उसके बाद सुरेश रैना को बैक टू बैक आउट किया, उसे देखकर सबको यह लगने लगा कि अब शायद भारतीय टीम दबाव में आ जाएगी और रोहित शर्मा संभल कर बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन ऐसा सोचने वालों की सोच पर पलटवार किया हमारे हिटमैन भैया यानी कि रोहित शर्मा ने। बांग्लादेश की तरफ से पारी का 5वां ओवर लेकर आए नजमुल की दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके पहली गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर उसके बाद फिर नजमुल के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर खड़े खड़े रोहित शर्मा ने अपने बैट को ब्रह्मास्त्र की तरह ऐसा चलाया कि गेंद शर्मा जी के बैट पर लगने के बाद ऐसा लगा कि यह गेंद सीधे तारामंडल के जरिए ब्रह्मा जी के कमंडल में जा गिरी होगी। बांग्लादेश के छोटे मोटे मच्छर जैसे गेंदबाजों को मसलने के बाद अब रोहित शर्मा की नजरें ढूंढ रही थी एहसान फरामोश बांग्लादेश के इस गेंदबाज को, जिस पर बांग्लादेशियों को बड़ा अहंकार था, जिसने अपने हाथ में हेयर कटर लेकर यानी कि उस्तरा लेकर भारतीय खिलाड़ियों के आधे सर मुंडवाने का पोस्टर पूरे बांग्लादेश की गलियों गलियों में
लगवाया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेशियों के स्विंग के सरदार मुस्तफिजुर रहमान की। और अंततः वो वक्त भी आ गया जब रोहित शर्मा की तलाश पूरी हुई। बांग्लादेश की तरफ से पारी का छठा ओवर लेकर आया अपनी रफ्तार और अपने स्विंग के अहंकार में डूबा मुस्तफिजुर रहमान। रहमान के सामने थे द हिटमैन रोहित शर्मा, और हिटमैन ने मुस्तफिजुर रहमान की पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद हिटमैन के बल्ले पर लगने के बाद रहमान के अहंकार को तोड़ती हुई तारामंडल के जरिए दर्शक मंडल में जा गिरी। हिटमैन ने रहमान की पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद उसकी दूसरी गेंद पर भी बैकफुट जाकर करारा प्रहार किया कि गेंद रोहित शर्मा के बैट पर लगने के बाद पॉइंट और कवर के बीच से होती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। अपनी पहली 2 गेंद पर रोहित शर्मा से 10 रन खाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान गुस्से से पागल होता जा रहा था, और इसी गुस्से के साथ रहमान ने रोहित शर्मा को तीसरी गेंद बाउंसर मारनी चाहिए। बेटे के इस गुस्ताखी से नाराज उसके बाप यानी हिटमैन रोहित शर्मा ने मुस्तफिजुर रहमान की बाउंसर को शॉर्ट पिच बनाकर उस पर अपने ब्रह्मास्त्र यानी अपने पुल शॉट से ऐसा वज्र प्रहार किया कि गेंद हिटमैन के बैट पर लगने के बाद रोहित शर्मा से रहम की भीख मांगती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। रोहित शर्मा ने 2 छक्के और 1 चौके के साथ रहमान के इस ओवर में कुल 18 रन ठोककर मुस्तफिजुर रहमान के साथ साथ पूरे बांग्लादेश को यह संदेश दे दिया कि बेटा हम तुम्हारे बाप के भी बाप हैं और बाप के सामने अदब से रहना सीखो। रोहित शर्मा के बाद केएल राहुल ने भी बैट का मुंह खोलते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। रोहित शर्मा 18 गेंदों पर 45 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं केएल राहुल 11 गेंदों पर 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। और जिस तरह से केएल राहुल और रोहित शर्मा बांग्लादेशी गेंदबाजों पर प्रहार कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर रोहित शर्मा और केएल राहुल थोड़ी देर और मैदान पर रह गए तो भारतीय टीम ये मुकाबला 4-5 ओवरों में ही जीत जाएगी। लेकिन कहीं मत जाइएगा मेरा दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। इस मैच का असली सांस रोक देने वाला रोमांच अभी बाकी है। रोमांच ऐसा कि अगर कमजोर दिल वाले इस मुकाबले को लाइव देख रहे होते तो उनके दिल की धड़कनें रुक जाती। और इस रोमांच की शुरुआत होती है तब जब बांग्लादेश की तरफ से पारी का 10वां ओवर लेकर आए रूबल हुसैन की गेंद पर केएल राहुल 13 गेंद पर 24 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। राहुल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या ने मैदान पर आने के बाद बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, जिसके चलते हार्दिक पांड्या के बल्ले से 15 गेंदों पर सिर्फ 7 रन ही आए, जिसकी वजह से रन रेट ऊपर जाने लगा और भारतीय टीम पर दबाव बढ़ने लगा। और इस दबाव को कम करने के चक्कर में बांग्लादेश की तरफ से पारी का 14वां ओवर लेकर आए नजमुल, और नजमुल की पहली गेंद पर रोहित शर्मा छक्का लगाने के प्रयास में कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। जी हाँ, रोहित शर्मा भारतीय टीम के 98 रनों के निजी स्कोर पर 56 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन चलते बने। अब यहाँ से भारतीय टीम को 41 गेंदों पर 69 रन जीत के लिए चाहिए थे। लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं होने वाला था। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विजय शंकर, लेकिन पहले केएल राहुल, उसके बाद रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद बांग्लादेशी गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की, जिसके चलते जो रन रेट केएल राहुल और रोहित शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम के कदमों के नीचे था, अब वही रन रेट हार्दिक पांड्या और विजय शंकर की भारतीय टीम की लुटिया डुबो देने वाली बल्लेबाजी के चलते हार्दिक और विजय शंकर की औकात से बाहर हो गया। और जब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी के 13 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत थी, तब हार्दिक पांड्या भी कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। हार्दिक पांड्या ने आउट होने से पहले बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते हुए 27 गेंदों में सिर्फ 28 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को हराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। तो वही विजय शंकर की 16 गेंदों पर 12 रनों की पारी ने भी वही काम किया जो काम हार्दिक पांड्या की पारी ने किया था। और हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है वो शख्स जो पिछले 13 सालों से भारतीय टीम में अंदर बाहर हो रहा था, जिसने भारतीय टीम में डेब्यू तो महेंद्र सिंह धोनी से पहले 2003 में किया था, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दोगली राजनीति करके उसका करियर तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय टीम के सबसे बदकिस्मत बदनसीब खिलाड़ी दिनेश कार्तिक की। हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने के बाद जब दिनेश कार्तिक मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो बांग्लादेशी टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस ये सोचकर नागिन डांस करने लगे कि भला जब जिस भारतीय टीम का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक बांग्लादेशी टीम की खतरनाक गेंदबाजी के आगे नतमस्तक होकर एक एक रन के लिए तरस कर आउट होकर पवेलियन चला गया, उस भारतीय टीम का ये बल्लेबाज दिनेश कार्तिक जो पिछले 13 सालों से भारतीय टीम में अंदर बाहर हो रहा है, वो कहां बांग्लादेशी टीम की खतरनाक गेंदबाजी के आगे 12 गेंद पर 34 रन बनाकर भारतीय टीम को जीत दिला पाएगा। ऐसे हालात
हालात में जब बांग्लादेशी खिलाड़ी और बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस ऐसा सोच रहे थे, तो वहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ पूरी भारतीय टीम भी यही सोच रही थी कि भला दिनेश कार्तिक कहां इस मुकाबले में टीम को जीत दिला पाएंगे। ऐसे हालात में भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन यह सन्नाटा दिनेश कार्तिक के बैट से आने वाले तूफान के पहले का था। जी हां, बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज दिनेश कार्तिक 99% हार चुकी भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए अपने बैट से बांग्लादेशी गेंदबाजों पर ऐसी तबाही मचाएंगे जिसका गवाह इतिहास बनेगा, जिसे लोग सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। ये दुनिया उस दिन दिनेश कार्तिक के बैट से आने वाली तबाही से पूरी तरीके से अनभिज्ञ और अनजान थी। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि दिनेश कार्तिक आज कुछ ऐसा कर जाएंगे जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। जब भारतीय टीम को जीत के लिए 12 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत थी, तब ऐसे हालात में बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी लेकर आता है रूबल हुसैन, जो अब तक इस मुकाबले में सबसे सफल गेंदबाज था, जिसने अपने 3 ओवर की गेंदबाजी के दौरान सिर्फ 13 रन देकर 2 बड़े भारतीय खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को बिल्कुल हार के करीब लाकर खड़ा कर दिया था। और रूबल हुसैन के सामने थे दिनेश कार्तिक। रूबल हुसैन ने अपनी पहली गेंद दिनेश कार्तिक को यॉर्कर डालनी चाहिए, जिसके लिए दिनेश कार्तिक पहले से ही तैयार थे। उस यॉर्कर गेंद को दिनेश कार्तिक ने फुल टॉस बनाकर उस पर ऐसा करारा प्रहार किया कि रूबल हुसैन के सर के ऊपर से हुसैन का होश उड़ाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। जैसे ही दिनेश कार्तिक ने रूबल हुसैन की पहली गेंद पर छक्का लगाया, तो भारतीय टीम जो ड्रेसिंग रूम में बैठी थी, जो दिनेश कार्तिक के छक्के से उतनी खुश नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि दिनेश कार्तिक आखिरी के ओवर में बस बैट भांजने के लिए गया है और इस दौरान कार्तिक ने अपना बैट आधा टेढ़ा चला दिया होगा और गेंद उसके बैट पर लगने के बाद 6 रनों के लिए चली भी गई, तो क्या वो अगली 11 गेंद पर 28 रन बनाकर भारतीय टीम को जीत दिला पाएगा? किसी भी भारतीय खिलाड़ी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसा सोचने वाले भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को दिनेश कार्तिक ने यकीन तब दिलाया जब रूबल हुसैन ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली, जिस पर दिनेश कार्तिक ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद मैदान को चीरती हुई गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। दिनेश कार्तिक के इस चौके ने अब भारतीय टीम के खिलाड़ियों और भारतीय क्रिकेट फैंस के अंदर जीत की एक उम्मीद जगा दी कि हां, अब यहां से अगले 10 गेंद पर 24 रन बन सकते हैं। ऐसे हालात में जब रूबल हुसैन ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली, तो उस पर कार्तिक ने क्रीज की गहराइयों का प्रयोग करते हुए अपना बैट इतनी जोर से चलाया कि गेंद दिनेश कार्तिक के बैट पर लगने के बाद बांग्लादेशी नागों के उठे फन को कुचलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। और दिनेश कार्तिक ने जब ये छक्का लगाया, तब पूरी भारतीय टीम जो ड्रेसिंग रूम में बैठी हुई थी, उसने खड़े होकर दिनेश कार्तिक का इस्तकबाल किया। दिनेश कार्तिक ने उस रूबल हुसैन की पिछली 3 गेंद पर 16 रन कूट दिए। जिस रूबल हुसैन की खतरनाक गेंदबाजी के आगे भारतीय टीम के बड़े से बड़े नाम वाले बल्लेबाज उसके 3 ओवर में सिर्फ 13 रन ही बना पाए थे, उसी बॉलर की पिछली 3 गेंद पर दिनेश कार्तिक ने 16 रन कूटकर जिन बांग्लादेशी नागों ने हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, केएल राहुल को आउट करने के बाद नागिन डांस करना शुरू कर दिया था, कार्तिक के इन छक्कों और चौकों ने उनका फन कुचल दिया। ऐसे चुपचाप मारकर दिनेश कार्तिक के बल्ले से उठने वाली इस तबाही को देख रहे थे जैसे इन बांग्लादेशी नागों को दिनेश कार्तिक नाम के अजगर ने सूंघ लिया हो। ऐसे हालात में रूबल हुसैन ने जब अपने ओवर की चौथी गेंद डाली, तो दिनेश कार्तिक उस बॉल पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बीट हो गए। बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस सिर्फ एक गेंद डॉट होने पर नागिन डांस करने लगे, लेकिन जब रूबल हुसैन ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली, तो उस पर दिनेश कार्तिक ने कदमों का इस्तेमाल करके गेंद पर करारा प्रहार किया और गेंद जब तक बाउंड्री लाइन के करीब बांग्लादेशी फील्डर के द्वारा रोकी जाए, तब तक दिनेश कार्तिक ने भागकर 2 रन पूरे कर लिए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए 7 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी। लोग ऐसा सोच रहे थे कि दिनेश कार्तिक अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, लेकिन जब रूबल ने अपने ओवर की आखिरी गेंद डाली, तो दिनेश कार्तिक इस बात को भली भांति जानते थे कि आखिरी के ओवर में तेज गेंदबाज यॉर्कर बॉल ही डालते हैं, जिसके लिए दिनेश कार्तिक पहले ही तैयार बैठे थे। और रूबल की इस यॉर्कर बॉल पर दिनेश कार्तिक ने ऑफ स्टंप के बाहर जाकर स्वीप शॉट के जरिए प्रहार किया कि गेंद बाउंड्री लाइन के थोड़ी से पहले
गिरकर सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। जी हां, दिनेश कार्तिक ने रूबल हुसैन के इस ओवर में कुल 22 रन ठोककर 99% हार चुकी भारतीय टीम की टूटी सांसों में जीत की उम्मीद डालकर पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि हिंदुस्तानी आखिरी सांस तक लड़ना और लड़कर जीतना जानते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारतीय टीम के सबसे 12 रन। लेकिन ऐसे में चिंताजनक बात यह थी कि दिनेश कार्तिक अब नॉन स्ट्राइक पर थे और स्ट्राइक पर थे विजय शंकर, जो 16 गेंद पर सिर्फ 13 रन बनाकर बांग्लादेश के गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे थे। ऐसी हालत में बांग्लादेश की तरफ से पारी का आखिरी ओवर लेकर आए सौम्य सरकार और सरकार ने पहली गेंद वाइड डाल दी। अब जीत के लिए 11 रन चाहिए थे बाकी की बची 6 गेंदों पर, और जब सरकार ने अपने ओवर की अगली गेंद डाली तो विजय शंकर बीट हो गए। अब जीत के लिए 5 गेंदों पर 11 रन। ऐसे हालत में जब सरकार ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस पर विजय शंकर ने सिंगल लेकर स्ट्राइक कार्तिक को दे दी। कार्तिक भी सरकार के ओवर की तीसरी गेंद पर सिर्फ 1 ही रन बना पाए। अब स्ट्राइक पर फिर से विजय शंकर आ चुके थे और जीत के लिए भारतीय टीम को 3 गेंदों पर 9 रनों की दरकार थी। 3 गेंदें, जीत के लिए 9 रन, यानी कि अगली गेंद पर बाउंड्री किसी भी कीमत पर चाहिए थी भारतीय टीम को अगर भारत को यह मुकाबला जीतना था। लेकिन भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बुरी खबर यह थी कि अब स्ट्राइक पर थे अब तक के इस मैच में 1-1 रन के लिए संघर्ष कर रहे विजय शंकर। ऐसी हालत में पूरी दुनिया ने ये मान लिया कि जो विजय शंकर अब तक 1-1 रन के लिए तरस रहे थे उनसे तो बाउंड्री नहीं लगने वाली। अब यहां से पक्का भारतीय टीम ये मुकाबला हार जाएगी। लेकिन जब भारतीय टीम को बाउंड्री की सबसे सख्त जरूरत थी तब विजय शंकर ने सौम्य सरकार की चौथी गेंद पर चौका लगाकर भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस की टूटी सांसों में सांस डालने का काम किया। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 2 गेंदों पर 5 रन और मैच का रोमांच पूरी तरीके से चरम पर था। यहां से कुछ भी कहा नहीं जा सकता था कि अगली गेंद पर क्या होने वाला है। लेकिन तभी घटती है मैदान पर एक ऐसी घटना जिसने जीत की उम्मीद लगाए भारतीय क्रिकेट टीम के साथ साथ करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया। जी हां, सरकार की अगली गेंद पर विजय शंकर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बाउंड्री लाइन के करीब कैच आउट होकर 18 गेंदों पर 17 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। विजय शंकर कैच आउट हुए, इसलिए अब स्ट्राइक पर दिनेश कार्तिक आ चुके थे। ऐसी हालत में भारतीय टीम को 1 गेंद पर 5 रन चाहिए थे। दर्शक की सांस ऊपर नीचे हो रही थी। लगभग 40,000 की क्षमता से भरा यह खचाखच श्रीलंका के मैदान में इस मैच के रोमांच से खामोशी ऐसी छाई थी कि जैसे दोनों देशों के क्रिकेट फैंस को सांप ने सूंघ लिया हो। यही दुआ कर रहे थे कि कम से कम दिनेश कार्तिक इस आखिरी गेंद पर एक चौका मार दे जिससे मैच ड्रॉ हो जाए, जिससे भारतीय टीम की लाज बचा सकें। ऐसे हालत में जब सरकार ने अपने ओवर की आखिरी गेंद डाली जो कि फुल लेंथ थी, उस पर दिनेश कार्तिक ने अपना बल्ला ऐसे जोर से घुमाया कि दिनेश कार्तिक के बैट पर लगने के बाद बिजली की रफ्तार से भी तेज ऐसे बाउंड्री लाइन को चीरती हुई पार कर गई कि जैसे बिजली कौदी हो, जिसे साधारण आंखों से देखना लगभग नामुमकिन था। जी हां, दिनेश कार्तिक के बैट से निकलने के बाद गेंद इतनी तेजी के साथ बाउंड्री लाइन को पार कर गई कि अंपायर के साथ साथ कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर को भी पता नहीं लग पाया कि ये गेंद चौके के लिए गई है या फिर छक्के के लिए। सबको यही लग रहा था कि गेंद दिनेश कार्तिक के बैट से लगने के बाद चौके के लिए गई है और भारतीय टीम के कप्तान और भारतीय टीम के खिलाड़ी ये सोचकर जश्न मनाने लगे कि जीत ना सही, कम से कम ये मैच ड्रॉ तो हो गया। लेकिन जब थर्ड अंपायर ने रिप्ले में चेक किया तो गेंद चौके के लिए नहीं बल्कि 6 रनों के लिए गई थी और ये मैच ड्रॉ नहीं बल्कि भारतीय टीम जीत चुकी थी। पूरी दुनिया में किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये मुकाबला भारतीय टीम जीत चुकी थी। पूरी दुनिया में किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि ये मुकाबला भारतीय टीम जीत चुकी थी। बांग्लादेशी खिलाड़ी अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए। हाँ, दिनेश कार्तिक ने इस मुकाबले में 8 गेंद में 29 रन बनाकर 100% हार चुकी भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाकर वो करिश्मा कर डाला जो आज तक भारत क्या पूरी दुनिया के क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और दिनेश कार्तिक की इस पारी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर सीधे तौर पर तमाचा मारा था, जो पिछले 15 सालों से दिनेश कार्तिक को टीम में अंदर बाहर करके कार्तिक का करियर तबाह और बर्बाद कर रहे थे। सन 2024 में दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया, लेकिन जब तक इस जहां में क्रिकेट खेला जाएगा तब तक दिनेश कार्तिक की इस अद्भुत अविश्वसनीय पारी को याद किया जाएगा। आप दिनेश कार्तिक की इस पारी को 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।